मैं हूं डॉक्टर खलील। प्राइम इंस्टीट्यूट की वीडियो सीरीज़ मुकालमा सबके साथ में, और हमारे मेहमान हैं आज शाहिद महमूद। शाहिद महमूद इकोनॉमिस्ट हैं जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स है उसके साथ वाबस्ते हैं आजकल। ये शाहिद महमूद ने गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, दोनों में काम किया हुआ है, दोनों का एक्सपीरियंस है उनके पास। तो आज हम शाहिद महमूद के साथ प्राइवेटाइजेशन, निजकारी और इसके साथ जो मसाइल जुड़े हुए हैं, प्राइवेटाइजेशन के रास्ते में जो रुकावटें मौजूद हैं, प्राइवेटाइजेशन नहीं हो पाती। पिछले कोई 30-40 साल से तो प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसका नतीजा जो है कभी निकल नहीं पाता। हिंदी की एक कहावत है, राजा व्यापारी प्रजा भिखारी। जो हुक्मरान है, जो हुकूमत है, अगर वो बिज़नेस करेगी तो सीधी सी बात है, जो प्रजा है, जो वहाँ की सिटीजनरी है, जो वहाँ के शहरी हैं, लोग हैं वहाँ के, उनके लिए ज़िंदगी जो है मुश्किल हो जाएगी। फिर हम आते हैं शाहिद महमूद की तरफ और उनसे पूछते हैं कि ये जो हिंदी कहावत है कि राजा व्यापारी और प्रजा भिखारी, तो इसकी ये प्राइवेटाइजेशन पे भी बिल्कुल सादिक आती है ये बात इसी तरह की। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। जी शाहिद साहब। बिल्कुल, कहावत तो हमारा जो पस मंज़र है, जिस तरह हुकूमत ने, हमारी हुकूमतों ने ओवर द ईयर्स इक़्तिसाद को जो है चलाया है, इकॉनमी को मैनेज किया, तो ये बिल्कुल सादिक आती है इस पे बात जो आपने बात की है। बुनियादी तौर पे मसला ये है कि अगर आपने किसी ने बिज़नेस चलाना हो तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिज़नेस एक्यूमेन की। सही। अब जिसको बिज़नेस कभी ज़िंदगी में जिसने पढ़ी ना हो, लेकिन वो एक टेस्ट की बुनियाद पे या एक कोर्स की बुनियाद पे आप उसको ये कह दें कि जी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अरबों की जिसमें सरमायाकारी हुई हो जी, और अरबों के करोड़ों के उसके असासे हो, तो ये एक बड़ी ज़्यादती है। और ये ज़्यादती जो है ये पाकिस्तान के शुरू से होती आ रही है, और ख़ास तौर पर लास्ट 50 ईयर्स, आखिरी 50 सालों में जी हर अशरे में जो है हम देखेंगे कि इसमें जो जिनका हम कहते हैं ना इंटरेस्ट ग्रुप, जिनके अपने मखसूस तबके होते हैं, और उनमें जैसा कि आपने जिक्र किया वो अशराफिया, सियासी अशराफिया होगी, ब्यूरोक्रेटिक अशराफिया होगी, फिर अदालती अशराफिया होगी, फिर मिलिट्री अस्करी अशराफिया होगी। तो इनके अपने मफाद जो है वो इतने इससे इंटरवाइन हो गए, जिसे हम कहते हैं गडमड हो गए, जी कि अब उनके लिए ये एक मसला बन गया कि यार हम इसको क्यों जाने दें। तो अब बात जो है वो प्राइवेटाइजेशन से मेरे ख्याल में आगे निकल गई। अब प्राइवेटाइजेशन इतना बड़ा मसला नहीं है जितना इनका ये मसला है कि ये हम अपने मुफाद क्यों छोड़ें। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक बड़ा मसला प्राइवेटाइजेशन में ये है कि ब्यूरोक्रेट आपको वो कहेगा कि मैं तो इनके बोर्ड्स पे बैठता हूँ। अब मिसाल के तौर पे OGDCL का बोर्ड है, उस पर जो है ब्यूरोक्रेट जो होगा ग्रेड 21-22 का, वो उसका बोर्ड मेंबर होगा। उसमें उसको फ्री पेट्रोल, फ्री गाड़ी, और फिर यह है कि जो मैंने सुना है, एंड आई एम श्योर इट्स ट्रू, कि OGDCL की जो बोर्ड की रिम्यूनरेशन होती है हर मीटिंग की, दैट्स इन डॉलर्स, नॉट इवन इन रुपीस। सारी SOEs की नहीं मैं सब कुछ है, मिसाल के OGDCL की मैंने जी या SNGPL वगैरह। अच्छा, तो इनकी अच्छी खासी रिम्यूनरेशन है। अब मैंने जो सुना है वो ये है कि कुछ की जो है वो डॉलर्स में होती है और फॉरेन करेंसीज। तो इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, और ख़ास तौर पे पोस्ट रिटायरमेंट। अगर आप ये भी अब देखें, क्योंकि वो बात से बात चल निकली है, आप देखें कि अभी जो हमारा जो ये इंतज़ामी सेटअप है, इसमें आप ये देख लें कि कितने रिटायर्ड लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, तो उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुफाद का कितना वो टकरा हुआ है। तो प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल जी मैं उसके हक में हूँ, होनी चाहिए, और उस पर आगे मज़ीद भी बात कर लेंगे। लेकिन प्राइवेटाइजेशन का अब मसला बड़ा बना हुआ है। इतना बड़ा मसला प्राइवेटाइजेशन का नहीं है जितना मुफादात का है। और अब असल मसला ये है कि इनको ये जो कुछ अशराफिया के हमने नाम लिए हैं, इनके मुफादात इनको कैसे बताया जाए कि आपको इनसे हटना पड़ेगा, क्योंकि ये छोड़ेंगे नहीं। जी, आपने जैसे कि अच्छा थोड़ा सा ना इस पे ही रुकते हैं और फोकस करते हैं। ये बात जो है मतलब बाकी लोगों ने भी, मतलब ये बात होती रहती है कि जो ख़ास तौर पर ब्यूरोक्रेसी है उसके मफादात जुड़े हुए हैं कि प्राइवेटाइजेशन ना हो, ठीक है ना। अच्छा, ये जो आपने जैसे बताया कि मुख्तलिफ जो SOEs के बोर्ड्स हैं उसमें ये मेंबर होते हैं और उसमें फिर इनकी प्रिविलेजेस हैं, पर्क्स हैं और उसके फ़ायदे हैं, सारा कुछ है, बल्कि पोस्ट रिटायरमेंट भी हैं उसके बाद बता रहे हैं कि अच्छा क्या ये एक तो पहली चीज़ इसमें ये कि जब ये सर्विस में होते हैं
उस वक्त भी ये मेंबर हो सकते हैं एसओईज के बोर्ड्स के, या आप जब ये रिटायर हो जाते हैं उस वक्त होते हैं ये बोर्ड्स के मेंबर एसओईज के? नहीं, दोनों वक्त, सर्विस में भी और सर्विस के बाद भी, दोनों उसमें हो सकते हैं। ये बस वही बात है, वही पावे वाली बात है कि जिसका जोर ज्यादा हो। अच्छा। और जिसकी सिफारिश ज्यादा हो, तो जिसका जोर ज्यादा हो, सिफारिश ज्यादा हो। अब हम मिसाल के तौर पे हमें पता है कि सिविल सर्विस में जी पीएएस जो है, डीएमजी, फॉर्मर डीएमजी, जोर जो है, जी उसका जोर है। अब आप देखेंगे कि हुकूमत में जितने भी सेक्रेटरीज हैं इनके डिपार्टमेंट्स के, तकरीबन 47 के 45 हैं इस वक्त। अच्छा। तो वो ज्यादातर जो है उसमें फेडरल सेक्रेटरीज हैं, वो ज्यादातर इसी पीएस ग्रुप के हैं। अच्छा। कॉमर्स पे पीएस ग्रुप का होगा, फाइनेंस वाला तो हमेशा ही पीएस ग्रुप का होता है। ठीक है जी। इस तरह की पावरफुल मिनिस्ट्रीज, फिर इंटीरियर में पीएस ग्रुप का होगा। तो इवन रेलवे में, जैसे हम वो कहते हैं ना कि जी थोड़ा सा कमजोर इदारे हैं और इस पे कोई पोस्टिंग, तो वो पोस्टल सर्विस और रेलवे में भी पीएस का आपको मिलेगा। इससे अभी रेलवे का जो सेक्रेटरी इससे पहले था वो पीएस का था, उससे पहले भी पीएस का था। तो ये होते हैं वो अपने लिए, मिसाल के तौर पे आपको एक मैं मिसाल देता हूँ। आई नो पीएस पर्सन, पीएस सिविल सर्वेंट, वो ग्रेड 21 में है। वो अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो उनका बोर्ड है वो उसका मेंबर है। ही इज सर्विंग नाउ। अच्छा, सर्विस वो भी तो तो दोनों जगह पे एक तरह से उनको जो अगर सैलरी वो भी मिल रही है और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी मिल रही है। जी बिल्कुल। अब मैंने कहा ना आपको ये मिसाल दी, तो उसमें अब जिसकी मैंने बात की, तो उसके पास 5 गाड़ियाँ उसके डिस्पोजल पे है, अनलिमिटेड पेट्रोल है, 5 गाड़ियाँ दोनों तरफ से मिला के। जी जी। जो बीइंग अ मेंबर ऑफ द एसओई। हाँ जी, दैट नेशनल हाईवे अथॉरिटी। अच्छा। 4-5 गाड़ियाँ उसकी डिस्पोजल पे है, पेट्रोल अनलिमिटेड है। बीच में वो 2-3 अभी तक, 1 साल पहले अपॉइंट हुआ था, बीच में अभी तक वो 2-3 फॉरेन टूर्स भी लगा चुका है, जिसमें उनकी रिम्यूनरेशन फिर डॉलर्स में होती है, टीए वगैरह जो होता है जी। आज तक ये नहीं पता कि फॉरेन टूर्स लगा के कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के नाम पे कि आखिर उसका फायदा क्या हुआ। तो देखें, कहने का मकसद वही है कि इनके मुफादात इतने स्ट्रांगली इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं कि ये चीज़ें अपनी जगह पे रहे जी, प्राइवेटाइज ना हो या इनके हाथ से ना जाए। कि अब प्राइवेटाइजेशन वाला मसला नहीं रहा। प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट जो है पाकिस्तान में, जो एटलीस्ट जो इनका वो सोच वाला तबका है, फिक्र वाला तबका है, इंटेलेक्चुअल सर्कल है, उसमें आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो कि उसके खिलाफ हों प्राइवेटाइजेशन के। मसला प्राइवेटाइजेशन का नहीं है, मसला मैंने जैसे कहा ना, प्राइवेटाइजेशन से आगे चला गया कि अब इनके मुफादात को जो है वो किस तरह टैकल किया जाए, इनको किस तरह साइड लाइन किया जाए कि यार तुम इन चीज़ों को छोड़ दो। वो नहीं छोड़ेंगे। और फिर दूसरी एक और बात, सिर्फ ये अशराफिया नहीं है, आप नीचे भी चले जाएं, वो कहते हैं ना आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। आपकी ये देख ले ट्रेड यूनियन है, सही मिसाल के तौर पर रेलवे की ट्रेड यूनियन या पोस्टल की ट्रेड यूनियन या इधर OGDCL की OGDCL की यूनियन है, वो कैसे वो बर्दाश्त करेगी कि ये चीज़ प्राइवेटाइज हो जाए? वो कभी भी नहीं बर्दाश्त करेगी। ब्यूरोक्रेसी को जो पोस्ट रिटायरमेंट और उससे पहले जब ये इन सर्विस भी हैं और जो एसओईज का अगर उनके बोर्ड्स का मेंबर बनाया जाता है, तो क्या इसके लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है? कैसे बनाया जाता है? जी जी, लीगल फ्रेमवर्क तो मौजूद है इसमें, तो वो क्या फ्रेमवर्क है? वो फ्रेमवर्क जो होता है ये आपको मिल जाएंगे। कुछ तो वो खुद अपने, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, जैसे कि मैंने कहा जी, तो जिसका वो अपने लिए बना भी लेते हैं। लेकिन ये बुनियादी तौर पे जो होता है वो रूल्स ऑफ बिजनेस जो होते हैं एसओईज के, नहीं गवर्नमेंट के, गवर्नेंस के, जी जी, पूरी गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव उसके जो है रूल्स ऑफ बिजनेस, और बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं है। अभी ये हाल ही में हमारे यहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर नदीम, डॉक्टर हसन और खुरम इलाही, उन्होंने इस रूल्स ऑफ बिजनेस पे बड़ी अच्छी रिसर्च की है, अभी रिसेंट ही है। तो उसमें आप देखिए कि वो बड़ा वास्ट एरिया कवर करते हैं। उस वास्ट एरिया में जो है ये सारी चीज़ें जो है उसके अंडर आती हैं कि आपने किस तरीके से मिनिस्ट्रियाँ, प्रमोशंस और ये वो, फिर आपके सिविल सर्वेंट्स रूल्स हो गए 1973 वाले, उसमें अपडेट हुए वो 2001 में। ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई, ओवरलैप काफ़ी करती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद है। ये किसी भी वक्त उसका सहारा ले सकते हैं। नहीं, मुझे जो मैं समझना चाह रहा हूँ चीज़, और जो असल में कि अगर तो इनको देखें ना, जब हम ये देख लेंगे कि वो लीगल फ्रेमवर्क क्या है जहाँ से ये आ जाते हैं,
जिसके ज़रिए या जो जस्टिफाई करता है इस चीज़ को, अगर उस लीगल फ्रेमवर्क को फिर चेंज किया जाए तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। उनका इंटरेस्ट जो वहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया है कि प्राइवेटाइजेशन ना हो, तो वो जो फ्रेमवर्क है, क्या सिर्फ रूल्स तो नहीं, जैसे अभी एक 23 में एसओई पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ने मंजूर की है, मैंने देखी है वो पॉलिसी, उसमें भी चीज़ें सारी इस तरह की मौजूद है, लेकिन उसमें भी है कि बनाया जा सकता है बोर्ड मेंबर और ये इस तरह होगा, इस तरह होगा, बल्कि है ही वो सारा कुछ यही ना। लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि वो चीज़ शुरू कहाँ से हुई कि इनको देखें ना, एक मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो एक तो ये कि 2 जॉब बैक वक्त नहीं कर सकते जी, तो ये ठीक है, मतलब वो जॉब नहीं होती, डेपुटेशन पे जाते हैं ये लोग। तो एसओई का एक, अगर फर्ज करें एक सिविल सर्वेंट जो है वो एसओई का के बोर्ड का मेंबर भी है और वो जैसे वहाँ पे अपनी जॉब भी कर रही है, कैसे पॉसिबल है चीज़ें? देखिए, क्या जो रूल्स हैं इसकी इजाज़त देते हैं और किसने अच्छा फिर एक चीज़ इसके साथ और जुड़ी, कौन अपॉइंट करता है इन्हें जी, वो अथॉरिटी किसके पास है? अथॉरिटी जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, कैबिनेट के पास होती है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द कैबिनेट, सो ही कैन अप्रूव दैट, तो अप्रूवल उनके पास जाती है। फिर वो एस्टैब्लिशमेंट से, आपको पता है, वो एक नोटिफिकेशन आता है। बुनियाद इसकी डॉक्टर साहब ये है कि देखिए, हुकूमत एक इदारा चला रहा है जिसमें उसके ज़्यादा शेयर्स हैं, इट्स द बिगेस्ट शेयर होल्डर। स्टील मिल हो गया, PIA हो गया, OGDCL हो गया, ठीक है। तो उसमें फिर जिसके बिगेस्ट शेयर होल्डर होता है उसी की मोनोपोली होती है, जो उसको ओन करता है। सही है। सो ऑब्वियसली उन्होंने जिस तरह किसी आम ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो चला रहा है, तो उन्होंने अपने काम को करवाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को रखा होगा ना, ठीक है जी। तो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है वो सिविल सर्वेंट्स हैं जो CSS के थ्रू आते हैं या फिर किसी और तरीके से कोई आ जाते हैं। बीच में इन्होंने थोड़ी वो की हुई है कि जी वो टेक्निकल कैडर उसे एक कहते हैं कि जी उसके थ्रू आ जाइए MP1, MP2 स्केल, MP3, लेकिन इशू जो है बेसिकली कंट्रोल जो होता है ना, वही जो सिविल सर्विस के थ्रू आए होते हैं, CSS के थ्रू आते हैं, उन्हीं का होता है। मिसाल मैं देता हूँ प्लानिंग कमीशन में, इट्स अ प्योरली टेक्निकल एक इदारा है कि जी जो आपके प्लान बनाएगा, 1 साल के 3 मिड टर्म हो गए, लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल के प्लान बनाएगा। तो उसमें भी सेक्रेटरी जो होता है वो PAS का होता है। चीफ इकोनॉमिस्ट जो होता है वो सेक्रेटरी को जवाबदेह होता है। चीफ इकोनॉमिस्ट जो होता है वो उसमें सबसे बड़ा, सबसे या बासर फर्द नहीं होता, उसमें उसका सेक्रेटरी होता है, ठीक है। तो सेक्रेटरी जो है उसको, अगर उसकी कोई सजेशन आती है, उसको काट कूट के वो साइड पे भी कर सकता है। अच्छा, मैं फिर भी ना, क्योंकि इस चीज़ पे अभी तक हमने जो वीडियो पहले की हैं, मतलब जिन लोगों के साथ बात की, मुकालमा किया है, उसमें ये चीज़ क्लियर नहीं हुई। इसकी बात हुई है थोड़ी सी, लेकिन मैं चाहता हूँ इसी पे हम फोकस अपना रखें कि जो प्राइम मिनिस्टर है जब ये अप्रूवल देता है कि भाई इस सिविल सर्वेंट को इस SOE के बोर्ड में शामिल कर दिया जाए, जी। अच्छा, वो प्राइम मिनिस्टर के पास वो पावर कहाँ से आती है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, वो अथॉरिटी, उसकी लीगल इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक तो मैं भी अखबारात में, तो ये चीज़ें अखबारात में भी नहीं आती हैं जी। अच्छा, दूसरी एक चीज़ जो है मैं देखता हूँ, क्योंकि उस पर कंट्रोवर्सी भी चलती रहती है, जैसे वर्ल्ड बैंक में भेजना है किसी को डेपुटेशन पे, जी, सिविल सर्वेंट ही जाते हैं वो, तो उसका तो इशू आता है अखबार में, वो पता भी चलता है, मैंने भी पढ़ा है, बाज़ों का एतराज़ होते हैं और चीज़ें होती हैं। तो ये, लेकिन यहाँ पे जब SOEs के बोर्ड का मेंबर बनाता है प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर के पास वो अथॉरिटी या वो अथॉरिटी कहाँ से डिराइव कर रहा है? वो कॉन्स्टिट्यूशन से और फिर रूल्स ऑफ बिजनेस से। कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स ऑफ बिजनेस है और रूल्स ऑफ बिजनेस में फिर रूल्स है स्पेसिफिक कि अगर आपने इस तरह की कोई अपॉइंटमेंट वगैरह करनी है तो वो किस तरह करनी है, कौन से प्रोसीजर के तहत करनी है। अच्छा, और फिर उसमें कुछ सब रूल्स है, हर इदारे के जो है, OGDCL के अपने एक एक्ट होगा, स्टील मिल का अपना एक एक्ट होगा, और इदारों का अपना एक एक्ट होगा। तो उन सब को मिला के जो है बुनियादी तौर पे जो पावर जो ड्राइव करता है प्राइम मिनिस्टर जी, वो अपनी ड्राइव करता है कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है जी। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है फिर उसमें जो है कुछ इस तरह की शिकें हैं जो कि उनको बताती है। मिसाल के तौर पे रूल्स ऑफ बिजनेस की एक शिक है, और उसी रूल्स ऑफ बिजनेस में विद इन दैट, और ये बड़ी बहुत अच्छी, जैसा कि आपने कहा कि ये चीज़ें हमें नहीं बताई जाती, बहुत सी चीज़ें मुझे भी अभी भी नहीं पता, क्योंकि सच गवर्नमेंट के इदारों में काम करते हुए मुझे अभी भी नई नई चीज़ें पता लगती हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा है, इतनी मोटी मोटी किताबें, सही है, एस्ट्रा कोड वगैरह हो गया ना जी, तो ये सारी उसी के अंदर है। तो उसी में से जिसको जब ज़रूरत पड़ती है तो वो उसमें से निकाल के जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है जी। वो तो SOE पॉलिसी जो अभी 23 में अप्रूव की है ना गवर्नमेंट ने, अच्छा मैंने वो पढ़ी और पढ़ के मैंने कहा कि भाई ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें से आप मुझे कहें कि ये चीज़ चाहिए, मैं निकाल दूंगा, इसमें से सब कुछ निकाला जा सकता है। अच्छा, लेकिन ये जो है इसमें अगर
ये देखें ना, इसका मतलब है कि अल्टीमेटली जिम्मेदारी किसके कंधों पर आ रही है? पॉलिटिशियंस के कंधों पर। जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, उसका जो प्राइम मिनिस्टर है, उसकी जो कैबिनेट है, यही लोग अप्रूव कर रहे हैं ना। जिम्मेदार तो ये है ना फिर, ब्यूरोक्रेसी तो नहीं है ना। अच्छा, क्या इनको नहीं पता है कि क्या हो रहा है? क्यों ये, अच्छा देखें, मैंडेट पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है, मैंडेट वो काबीना के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है कि भाई आपने प्राइवेटाइजेशन करनी है, आप प्राइवेटाइजेशन कमीशन भी बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें आप फिर ये कि जब आपको पता है कि भाई ये लोग हैं, इनके वेस्टेड इंटरेस्ट बन चुके हैं ब्यूरोक्रेसी के और ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे, तो क्यों नहीं इस मसले को रिजॉल्व करते? कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि क्यों ये ऐसे रूल्स ऑफ बिजनेस इनको तब्दील कर दिया जाए कि जो SOEs हैं, मैं इसी मतलब इस दायरे के अंदर रहते हुए क्या किया जा सकता है उसकी बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ। वैसे तो हम प्राइवेटाइजेशन की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो मतलब एक तरह से किस्से ही ख़त्म करें ना ये जो है सारा। तो ये एक, हाँ, ये जो है मतलब अगर तो ये रूल्स ऐसे चेंज कर दिए जाएँ कि भाई आपने SOE का जो बोर्ड बनना है, आपने इंडिपेंडेंट लोग लेने, बाहर से लेने हैं, प्राइवेट सेक्टर से लेने हैं, आपने टेक्नोक्रेट्स लेने हैं, आपने ब्यूरोक्रेसी में से लेने ही नहीं, तो ये बात ही ख़त्म हो जाएगी। देखिए जी, क्या ऐसा मुमकिन है? खलील साहब, अगर आप रूल्स पढ़े ना, मिसाल के तौर पे एक्स्ट्रा कोड पढ़े, तो आप कहेंगे कि यार इससे अच्छा कोड और इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी तो आपको यहाँ ही नहीं सकती। बिल्कुल सही है। इट्स नॉट अबाउट कोड्स, इट्स नॉट अबाउट रेगुलेशंस, इट्स अबाउट इम्प्लीमेंटिंग देम। आपको एक मिसाल देता हूँ, अभी आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की ना, तो अभी आप मुझे बता सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन को कौन हेड कर रहा है? कौन है? प्राइवेटाइजेशन कमीशन। हाँ जी, फवाद मिनिस्टर जो है, और वो, हाँ, वो मिनिस्टर हो गया प्राइवेटाइजेशन। और इससे पहले वो क्या थे? ब्यूरोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेट थे, ठीक है। सो अब देख ले, यहीं पे तो आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना कि यार यू आर अ ब्यूरोक्रेट और फ्रॉम द पावरफुल PS ग्रुप, हाउ डिड यू विद इन फ्यू इयर्स बिकम अ मिनिस्टर देन? अच्छा, ठीक है। अब ये नहीं हो सकता, यू वुड बी अ पर्सन वुड बी वेरी नाइव कि वो कहेगा कि नहीं, वो आते साथ ही वो झाड़ू फेरेगा वही बंदा और अपने ग्रुप की पावर कम कर देगा। मैं उनकी इंटेंशन पे जो है कोई वो नहीं करता। फवाद साहब जो है वो बड़े अच्छे बंदे होंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इशू ये नहीं है। इशू ये है कि यू आर नॉट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन पर्सन, जैसा कि हमने कहा ना, इट्स अबाउट होल इंटरेस्ट ग्रुप। अच्छा, दूसरी बात आप ये कहते हैं इंस्टीट्यूशन, दूसरी बात आप ये कहते हैं पॉलिटिशियन, या पॉलिटिशियन नहीं, यहाँ पे मतलब ये सबसे पावरफुल इदारा है। वी नो कि यहाँ पे कितने साल फोर्सेस की हुकूमत रही है ना, मार्शल लॉ रहा है, ठीक है जी, तो वो क्यों नहीं करते? एंड दे आर द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन। इसे कहते हैं जी, वो अंग्रेजी में आपने एक खलील साहब वो सुना होगा, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स। देखिए, पॉलिटिशियन अगर आता है या फिर कोई मिलिट्री का जनरल आता है, ठीक है, उन्होंने भी तो अपने काम निकलवाने होते हैं। अब पॉलिटिशियन आएगा, उसने PSDP के फंड जो है वो खर्च करने होते हैं, पुल बनाने होते हैं, गलियां पक्की करनी होती है, तो वो किसके जरिए करवाएगा? वो इन्हीं के जरिए करवाएगा। तो फिर ये उनसे जो है, जब इनके जरिए करवाएंगे तो इनसे फेवर भी लेंगे कि नहीं लेंगे? तो देखें सर, उसमें फिर ये होता है कि इट्स नॉट डिफिकल्ट करने को। ये एक हफ्ते में हो सकता है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती है, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि इन सब के मफादात जो है ना, ये एक दायरा है। अब आप एक दायरा बनाएंगे ना, उसमें कहीं ना कहीं इनके, हाँ, उनके जो है वो आप एक वो डायग्राम सी बनाएंगे ना, एक खाका, तो उसमें आप देखेंगे कि वो अक्सर होता है ना, एक वो कमान के जरिए, तीर के जरिए एरो होता है कि जी एक इधर से जा रहा है, इससे अटैच है, दूसरा इधर से आएगा। तो आप ये अशराफिया के बड़े बड़े ग्रुप्स में लाएंगे ना, तो इनके सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरा एक नेटवर्क बना, पूरा एक नेटवर्क है। तो इसीलिए आपके यहाँ पे रिफॉर्म जो है वो इसलिए मुश्किल है, क्योंकि इनमें से एवरी वन ऑफ देम इज सेट टू लूज इट एंड लूज बिग टाइम। अब एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जैसा कि आपने कहा ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप आज ये लगा दे पाबंदी कि एक रिटायर्ड बंदा अगर उसने दोबारा हायर होना है, तो वो अपनी वो जो दूसरी सर्विस वाली है ना, वो पेंशन ले सकता है ना, उसकी जो फैसिलिटीज है वो ले सकता है। और ऐसा, हाँ जी, और सिंपली जो ये वो है जिस जगह पे काम कर रहा है, सिर्फ उसकी वो मॉनेटरी बेनिफिट्स अवेल कर सकता है, तनख्वाह अवेल कर सकता है। मैं देखता हूँ कि कितने प्राइवेट लोग आते हैं काम करने, ठीक है, लेकिन वो करते नहीं है। अब आपने हर जगह खुद रास्ता खोला हुआ है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि आपको याद होगा कि मेरे ख्याल कितने साल हो गए, वो कमर जमान जो थे चेयरमैन नैब बनाया था, जिनको पीपल्स पार्टी के दौर पर बने थे ना, कमर जमान चौधरी। अच्छा, वो जिनका आया था कि वो मिलिट्री पेंशन भी ले रहे थे और इधर से भी सैलरी ले रहे थे, सारा कुछ चल रहा था। तो लेकिन फिर ये जो बात है ना, मैं एक तरह से देखें, जो इस वक्त मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन है, केयर टेकर गवर्नमेंट है,
अगरचे केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी देखें ना नहीं डाल सकते हम किसी पे, लेकिन जो मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन है उनको मिनिस्टर किसने बनाया? केयर टेकर गवर्नमेंट ने बनाया। जी जी, जिम्मेदारी तो उन पे आएगी ना एक तरह से, बल्कि अगर आप समझेंगे पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती तो जिम्मेदारी तो जो प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उस पर आनी थी ना, इन पे तो जिम्मेदारी नहीं आनी थी। ब्यूरोक्रेसी को अगर कोई भी बेनिफिट्स दे रहे हैं, ओहदे दे रहे हैं, मिराद दे रहे हैं, तो पॉलिटिशियंस दे रहे हैं जी, जो हुकूमत करने वाले। जी बिल्कुल, तो जिम्मेदारी तो उन पे है ना, फिर इन पे तो नहीं है जी, जिम्मेदारी उन पे है। वेस्टेड इंटरेस्ट इनके हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन इनके इंटरेस्ट तो देखिए ना, आज वो रूल्स अपने रूल्स चेंज कर दे, नहीं बनाएंगे जी, किसी एसओई का के बोर्ड का मेंबर कोई ब्यूरोक्रेट नहीं बनेगा, बात खत्म हो गई। देखिए डॉक्टर साहब, मैंने आपको कहा ना, इट्स अ वेरी कम्प्लेक्स बिजनेस फॉर द सिंपल रीजन कि यहाँ पे हमारे जो, और फिर मैंने कहा ना, ये सारे बात आती है फिर, और आप मुझसे बेहतर समझते हैं, ये माशरे के बिगाड़ पे आती है। ठीक है जी, माशरे का बिगाड़ इस तरह है कि आपका पॉलिटिशियन जो होता है वो आता है, वो ये नहीं स्टडी करता कि यार पाकिस्तान के मसाइल और पाकिस्तान के इक़्तिसाद के कौन से मसाइल है। सही है, बिल्कुल सही। वो सिर्फ उसको, अभी भी आप देख लें, इलेक्शन होने वाले हैं ना, आप इनके रिफॉर्म एजेंडा उठा के देखें, आप मुझे बता दें कि उसमें कौन सी ऐसी नई बात है कि जो 40 साल 30 साल पहले, वो ये घिसे पिटे नारे। मसला वहाँ पे आता है नीयत पे। आपकी नीयत जब यहाँ से शुरू होती है कि यार मुझे किसी तरह कुर्सी मिल जाए, बाकी देखी जाएगी, तो जब आप इस नीयत से जाते हैं, कुर्सी पे आप बैठ जाते हैं, तो फिर आपको रिपोर्ट करने वाला कौन होता है? आपको तो कुछ पता ही नहीं। जो रिपोर्ट करेगा वो आपको आगे सेक्रेटरी रिपोर्ट करेगा, ठीक है, या फिर कोई ब्यूरोक्रेट आके रिपोर्ट करेगा, वो आपको कहेगा सर ये ऐसा ऐसा है, बस इस तरह कर दे, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आपने कहना 100 बिस्मिल्लाह, भाई ये तो बड़ी रिफॉर्म की प्रपोजल है, बट यू वुड नेवर गो इन डेप्थ, दे वुड नेवर गो इन डेप्थ कि यार अच्छा ये मसाइल तो जो है 50 साल से चलते आ रहे हैं, 50-60 साल से, तो ये क्यों चलते आ रहे हैं? अब मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं ना, हमने एसओईज पे गुफ्तगू की, इनके रूल्स पे गुफ्तगू की, और उसकी बुनियाद के कहाँ से खराबी आ रही है। इस तरह की जो है वो गुफ्तगू जो होती है वो कैबिनेट लेवल पे नहीं होती। कैबिनेट लेवल पे ये होती है कि एक प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट होती है, उसमें कहते हैं कि जी हमने ये डेवलपमेंट बजट जो है इतना कम था सर, अगले हफ्ते जो है, अगले साल जो है फिस्कल ईयर, हम इसमें 100 बिलियन का इजाफा कर रहे हैं, 150 बिलियन का। तो वो भी कहता है प्राइम, वाह, कहता है यार ये तो तरक्की आएगी, मेरा नाम बढ़ेगा। लेकिन दे नेवर गो इनटू डिटेल कि अच्छा यार ये किस चीज़ पे आप खर्च करेंगे, कौन इसको चलाएगा, और जो चलाने वाले इदारे हैं उनमें कौन बैठा हुआ, ठीक है। तो सर जब तक ये मुफादात का टकराव, और फिर दूसरा ये जो अपनी सोच का बिगाड़, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की कमी है। मैं कहता हूँ जहाँ तक एटलीस्ट इकोनॉमी इज कंसर्न, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेफिसिट जो है वो ट्रेड या करंट अकाउंट का डेफिसिट नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेफिसिट जो है वो इंटेलेक्चुअल डेफिसिट है। सही है, सोच सही बात, हाँ जी, सही तरीके, सही सिमत और सही तरीके से सोच नहीं सकते। तो सर ये चीज़ें जो है पॉलिटिशियन आपका उस वक्त जब तक वो होगा, ये उस वक्त सही होंगे जब पॉलिटिशियन जो है अपनी कुर्सी से ये नहीं कहेगा कि यार मुझे कुर्सी चाहिए, वो कहेगा कि मैं आया हूँ, मैंने ये बिगाड़ ठीक करना है, तो तब ये चीज़ें सही होंगी। और वो हमारे अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस की बात है, मैं आपको कहता हूँ मुझे किसी एक जमात में कोई एक पॉलिटिशियन ऐसा नज़र नहीं आया। हाँ, या फिर आप दूसरी तरफ भी देख लें कि जो जोर रखने वाले हैं हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, खास और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, उस तरफ भी कोई ऐसी वो नहीं है। कि बाज़-औक़ात हो जाता है, मुल्कों में ऐसा भी होता है, वो आते हैं अगर माशाल्लाह लगते हैं, कोई फौजी गवर्नमेंट आ जाती है, कुछ ना कुछ तो कर जाते हैं ना वो। हमारे यहाँ तो किसी तरफ से भी कुछ नहीं होता ना, कुछ नहीं। अच्छा, मैं थोड़ा सा जिस पॉइंट पे ना कि एज़ फार एज फिक्सिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ कंसर्न्ड, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्यूरोक्रेट पे नहीं आती है। अब ये सियासतदानों को सोचना चाहिए कि जिम्मेदारी उन पे आ रही है, मैंडेट उन्हें मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें पावर दे रहा है, ब्यूरोक्रेसी को नहीं दे रहा है, ठीक है ना। वो ब्यूरोक्रेसी को जो बेनिफिट्स भी देते रहें, जो मिराद देते रहें, जिम्मेदारी उन पे ही आएगी। तो ये एक तरह से वेस्टेड इंटरेस्ट मैं समझता हूँ कि ठीक है, प्रैक्टिकली उनका बना हुआ है, लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं मुझे नहीं समझ आती कि, बल्कि अभी आप एक मैंने पढ़ी थी कुछ दिन हुए खबर लाहौर में एक नई GOR बन रही है जी, केयर टेकर गवर्नमेंट कैसे उसको कर सकती है, कैसे बना सकती है, और क्या पॉलिटिशियन ही दे रहे हैं ना। बजटिंग जो उसके लिए हुई होगी, वो जो चीफ मिनिस्टर है और जो कंसर्न समझो मिनिस्टर होगा वही कर रहा है ना, तो ब्यूरोक्रेसी ने दे दी होगी। भाई ब्यूरोक्रेसी से इतनी सेंस तो इनको है ना, इसके लिए देखें ना, कोई बड़ा नॉलेज तो नहीं चाहिए कि जी आपके पास इतनी GOR है। पहली बात तो पहली GOR ख़त्म होनी चाहिए। वो डॉक्टर नदीमुल हक जो पाइट के वाइस चांसलर हैं, कितने सालों से, मेरा ख्याल है 2-3 दहाइयाँ हो गई हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि भाई ये GORs ख़त्म करें।
जी बिल्कुल, उन्होंने हाँ वो कोर्ट में, बल्कि मुझे आपकी वही साथ वो स्टडी भी याद आ जाती है, बलोचिस्तान वाली भी। जी जी। तो वो देखें सर, उसमें अगेन मैं आपसे दोबारा यही कहूँगा, अब जो जितनी मेरी समझ बूझ है उसके मुताबिक, अब देखिए वो पॉलिटिशियन होता है ना, वो जाता है लोगों के पास वो वोट लेने, उनके दरमियान में हर रोज बैठा होता है, उसको पता होता है यार कि आज तो ठीक है मेरा इख्तियार है, लेकिन इतने वो सियाने होते हैं, उनको पता होता है कि यार मेरा हमेशा इख्तियार नहीं रहेगा, कल को मैं सीट से बाहर भी हो सकता हूँ, कल को हमारी हुकूमत नहीं भी होगी, फिर मैं क्या करूँगा। क्योंकि हमारे लोगों के ज़्यादातर मसाइल जो होते हैं ना डॉक्टर साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वो होते हैं थाने कचहरी और ये छोटे मोटे मसाइल कि यार इधर मेरे बच्चे को इस नौकरी पे लगा दो, इस नौकरी पे लगा दो। पॉलिटिशियन जो होता है, चले वो जब इख्तियार में होता है वो तो आराम से थोड़ा सा रिलेटिवली ईजी कर सकता है, लेकिन जब इख्तियार से बाहर होता है, उनकी हुकूमत नहीं होती, तो फिर वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा इसी ब्यूरोक्रेसी के पास इन मसाइल को हल करने। तो उसको बना के रखनी पड़ती है अपनी पॉलिटिकल कैरियर के लिए भी। ये नहीं होता, मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, लोग उससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन जो होता है, आप पॉलिटिशियन के साथ बैठे ना, मेरे अपने फैमिली में पॉलिटिशियंस हैं, तो मैं अभी 1 महीने पहले भी गया था गाँव, उनसे मैं बैठा हुआ था, मेरा कज़न है वो खड़ा हो रहा है, उसके लिए इस बार वो खड़ा है सूबाई असेंबली के इंतखाबात के लिए अपने हल्के से, तो मेरी उससे यही बातें हो रही, तो वो यही कह रहा है, कहता है यार ऐसा नहीं है कि हमें समझ नहीं है कि इन चीज़ों मसाइल किधर बने हुए हैं और कहाँ पे हैं, कहते हैं हमें समझ है, कहते हैं बट यू ऑल्सो हैव टू रियलाइज कि हमें हर रोज़ जो है लोगों में बैठना पड़ता है, हर रोज़ जो है हमें मसाइल आते हैं। वो कहता है हमें आज तक, कहता है मैं हर रोज़ बैठता हूँ, और वो सुबह सवेरे उजरे में लोग अच्छे खासे आए हुए थे, वो कहता है कोई भी ये मसला लेके नहीं आता कि जी कानून बदले, ठीक है, और ये जो है शाही राज जो है या वो ख़त्म करे। कहते हैं मुझे आज तक एक बंदे ने भी नहीं कहा, कहते हैं जो आता है वो कहता है मेरे बच्चे को जो है नौकर करो, ठीक है, सही। दूसरा कहता है कि यार उधर मुझे इधर मसला थाने में बना हुआ है, वो पुलिस वाले तंग कर रहे हैं, ये सॉल्व करो। फिर तीसरा आएगा, वो कहेगा कि इधर मेरा इस जगह पे मसला बना हुआ है, वो उससे पीए से या डीसी से बात करनी पड़ेगी, ये मेरा मसला हल कर। कहते हैं इसके अलावा कोई इनके मसाइल नहीं होते, और वो इसी चीज़ पे वोट देते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे तो, कहता है मैं मजबूर हूँ, कहता है मैं जाके डीसी के पास बैठा होता हूँ या फिर किसी और के पास बैठा होता हूँ, कहता है मैंने सियासत करनी है तो इसीलिए करनी है, मुझे कोई वोट इस बात पे नहीं देगा कि मैंने कवानीन इस तरह बदलने हैं कि लोगों की ज़िंदगी अच्छी हो। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। वली खान मरूम जो थे, वो पाकिस्तान के बड़े सियासतदानों में शुमार, तो उन्होंने फिर सियासत को खैर बात कह दिया। सियासत को खैर बात उन्होंने क्यों कहा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है और ये इसी हमारी बात से जुड़ा हुआ है। वो हार गए मौलाना हसन जान से, अच्छा, उधर 4 सदा के हल्के, वो उनका बड़ा पावरफुल हल्का था। अच्छा, वली खान जो है वो क्यों हारे, वो उनके पास, उन्होंने फिर एक वक्त में तो वो पॉलिटिक्स करते थे, फिर वो तंग आ गए, उन्होंने कहा कि यार फिर इस बार जो है जब वो हारे, वो कहते हैं मैंने लोगों को ये कहना शुरू किया कि ये थाने कचहरी वगैरह के मसले छोड़ो, ये हमारा काम नहीं है कि आप लोगों के बच्चों को नौकरियां दें, हमारा काम है कवानीन बनाना कि ऐसा माहौल बने कि जिसमें नौकरियां पैदा हो सके और आप सबको मौके मैसर आ सके। सही है, ठीक है, बात तो यही है, बात यही है। कहते हैं कि यार जब मैंने ये बात शुरू की ना, मैं बुरी तरह इलेक्शन हार गया, और जो मेरा ऑपोजिट था वो मौलाना हसन जान मरूम, कहते हैं वो सारा दिन यही बातें करते, कहते हैं मैं आऊँगा, मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त बिजली, मुफ्त सब कुछ, आप सब के बच्चों को नौकरियाँ दूंगा। कहते हैं उसको धड़ाधड़ वोट पड़े। तो देखिए बात वहीं पे आती है, एंड अगेन पीपल कैन डिसएग्री विद मी, मुआशरे के बिगाड़ पे आती है। जो हमारे पॉलिटिशियन है वो कोई आसमान से नहीं उतरे, वो इसी मुआशरे से आए हैं, वो भी मुआशरे की वो इस हवा सिमत को देखते हैं, उनकी सोच की सिमत को देखते हैं। तो पॉलिटिशियन ठीक है, उनका अपना मुफाद होता है, हम ये कह सकते हैं कि दे आर शॉर्ट साइटेड, ठीक है, लेकिन शॉर्ट साइटेड फॉर रीजन, द रीजन इज के उनका जो है ये काम इसी तरह चलेगा। देखिए ना शायद साहब, इसमें जो मेरा व्यू है कि देखिए एक साइकिल बन चुका है, अब तो पॉलिटिशियंस भी और लोग भी उस साइकिल के अंदर फंसे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम देखें कि ये शुरू कहाँ से हुआ, क्योंकि ये पॉलिटिशियंस ही थे जिन्होंने ये चीज़ें अपने पास कर ली, जिन्होंने सरकारी दफ्तर हैं, थाने हैं और जो तमाम मामलात हैं जिसके लिए लोग उनके पास आते हैं, डिपेंडेंट बनाया है। मतलब मैं इसे इस तरह कहूँगा कि सियासतदानों ने लोगों को बाकायदा सोच समझकर अपना डिपेंडेंट बनाया, ताकि वो उनके पास आते रहें, उनको वोट देते रहें, उनके एक तरह से वो क्लाइंट बने रहें। हाँ जी।
जिस तरह होता है इस तरह ना। अच्छा, अब जब उन्होंने इस तरह कर लिया है तो सीधी सी जबकि चाहिए तो देखें ना, पॉलिटिशियंस को तो चाहिए था एक सिर्फ मतलब कानून साजी ही नहीं करनी, लेजिस्लेशन नहीं करनी, उन्होंने गवर्नेंस भी करनी है। अच्छा, और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ बल्कि यहाँ हमारे यहाँ एक ये क्लीशे बन गया है कि जी वो कानून साजी कर, भाई कितने कानून बनाने हैं, हर वक्त कानूनों की हाँ भाई ना, ज़रूरत तो नहीं है ना कानून, नहीं, गलत है, गलत क्लीशे बन गया कि कानून साजी करनी। सबसे बड़ा काम जो है वो जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, कोई भी गवर्नमेंट आती है, गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है। तो इन्होंने गुड गवर्नेंस का तो बेड़ा गर्क कर दिया। और किया क्या इन्होंने, हर चीज़ के लिए ये काम जो है, देखें थाने का काम है, रूटीन में होना चाहिए। क्या ज़रूरत है किसी को एमपी के पास जाने की या एमपी के या एमएनए के पास जाने की। अच्छा, गली में सोलिंग होनी है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, किसी सरकारी दफ्तर का मसला है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, ये चीज़ें तो रूटीन में होनी चाहिए। ये है ना गवर्नेंस। ये चीज़ें रूटीन में क्यों नहीं हुई? इन लोगों ने सारी गवर्नेंस को ख़त्म कर दिया बिल्कुल, और वो हर चीज़ अपने इख्तियार में कर ली। मैं इसीलिए कहता हूँ मैं ज़िम्मेदारी सियासतदानों पर डालूँगा, क्योंकि इन्होंने गवर्नेंस का नामो निशान मिटा दिया, हर चीज़ उठा के अपने पास कर ली। थाने में अगर किसी ने जाना है, FIR दर्ज करानी, कुछ भी करना है, कहीं से कुछ करना है, सब कुछ इनके इख्तियार में आ जाए। इनके लोग एक तरह से इनके डिपेंडेंट बने रहें, इनके मोहताज बने रहें। ये पॉलिटिशियंस ने ही किया है। जी, मैं उससे मैं आपकी राय से इख्तिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि डेफिनेटली पॉलिटिशियंस आर देयर टू ब्लेम। अब इसमें दो चीज़ें हैं जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, वो ये कि देखें पॉलिटिशियंस, हमने बात की ना कि वो अपनी सियासत उन्होंने करनी होती है और किसी तरह भी एक्सट्रैक्ट करना होता है। पाकिस्तान की जो बुनियाद जब बनी थी तो वो पड़ी थी, तो वो आप सब जानते हैं कि वो बड़े एक ऐसे मखदूश किस्म के हालात थे, बड़ी अनसर्टेनिटी। तो उसमें आप जब बुनियाद की बात करते हैं ना कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट प्रेजेंट एट दैट शुरू में। हाँ जी, था ही नहीं, बहुत थोड़ा था। हाँ। तो उधर से फिर वो जो गवर्नमेंट के उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी जो पाकिस्तान के हिस्से में आई थी, उन्होंने सारा काम जो है शुरू में चलाया, लेकिन फिर वो आदत बन गई। और आपकी बात कि पॉलिटिशियंस आए, मिलिट्री जनरल्स आए, मार्शल लॉज आए, तो उनमें से कोई भी इस चीज़ को कर्ब नहीं कर सका। अच्छा, अब आपने सियासतदानों की बात की, मैं एक और मिसाल देता हूँ कि आप कहते हैं कि वो अपनी पावर कहाँ से ड्राइव करते हैं ना, वो क्यों ज़बरदस्ती इस चीज़ को, पार्ट ऑफ इट इज़ कि हाँ बिल्कुल उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो उस मसले को हल नहीं करना चाहते। अगर मसले हल हो गए तो फिर सियासतदानों के पास आएंगे कौन? बट पार्ट ऑफ इट इज़ कि दे डोंट इवन अंडरस्टैंड कि यार व्हाट द इशू इज़। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे ज़्यादातर, मिसाल के तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादातर मसले झगड़े जो होते हैं, और इवन पूरे पाकिस्तान में, वो होते हैं ज़मीनों पे है। बिल्कुल है, ठीक है, प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, और अगर है भी वो इन्फोर्सेबल नहीं है। अच्छा, मैं इसी तरह एक पॉलिटिशियन से वहाँ पे बात कर रहा था, मैं उनसे कहा यार कि आप ये जो प्रॉपर्टी राइट्स है इसको इन्फोर्स करें ना आप जी। तो मुझे कहता है यार ये क्या है, व्हाट इज दिस। वो कहता है इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा, आखिर में ये कहता है, और लोगों को क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, अब उसकी इतनी समझ ही नहीं थी कि यार ये भी कोई चीज़ है और ये भी कोई मसला है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ इट इज के दे डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि उनको समझाने वाला कोई नहीं है। उनके इर्द गिर्द बड़े पॉलिटिशियन के आके बैठे होंगे, वो मदासराई करने वाले कि सर आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, ये रोड पक्की कर दिया है, ये गली पक्की कर दिया, ये पुल बनवा दिया, बस ज़बरदस्त काम हो गया। लेकिन उनको कोई ये नहीं बताएगा कि यार यहाँ पे और भी मसाइल है। एंड पार्ट ऑफ इट, जैसा कि आपने कहा कि खुद उनकी हट दर्मी होती है, सोच की हट दर्मी ये होगी कि वो कहेगा कि यार अगर ये मसला मैंने हल कर दिया, मैं भी, हाँ ये भी बिल्कुल हो सकती है, तो मेरे पास फिर आएगा कौन, मेरे साथ बैठेगा कौन। ये है, बिल्कुल है जी। तो फिर देखें वही, फिर वो एक वो दायरे वाली बात होगी ना। वो इब्ने सफ़ी ने एक नावल लिखा था, आपको याद होगा, मौत में, वो मौत का दायरा, उसे क्या उसका दायरों का सफर बड़ा मशहूर है वो, तो दायरों का सफर। तो ये दायरों का सफर जो है ये इसी इसमें है। मोस्ट ऑफ इट इज हट दर्मी, सोच की हट दर्मी के मसले हल नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनमें उनका अपना पावर लगा होता है ना। हाँ ठीक है जी, एक उनकी स्पेशल पोजीशन बन गई है, ठीक है, वो इस तरह हो गया उसमें। अच्छा देखिए ना, अगर ये चीज़ें जो गवर्नेंस है, मतलब अपनी एक रूटीन पे चल रही है, अपने ट्रैक पे चल रही हो, तो इनकी तो ज़रूरत ही नहीं है ना। हाँ जी, इनकी ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि जैसे आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, हम बाहर जाते हैं तो
कोई एमपी होता है वो आके बैठा है, अपना बैठा है, कोई इसे पूछ नहीं रहा है, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह है वो, कोई इस तरह का प्रोटोकॉल नहीं। यहाँ तो ये बड़े एक ख़ास किस्म के वीआईपी बने होते हैं हर वक्त। तो एक चीज़ यकीनन डेवलप हो गई ये भी, लेकिन अगर हम कोई एक एमपीए कोई एक एमएनए की बात नहीं है, बात देखें पॉलिटिकल पार्टी की है पूरी, तो क्या, लेकिन जब हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं तो एक एंटिटी है, पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, उसे एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, अगरचे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इंस्टीट्यूशन नहीं हैं, लेकिन उन्हें ये सोचना है ना कि ये चीज़ें कैसे करनी है। जी, ठीक है ना। देखें ना, ये एक आदमी जो है जिसको बेचारे को थाने का मसला है, जिसको कोई सरकारी काम जिसका रुका हुआ नहीं हो रहा है, वो तो आके इसी काम के लिए फिर आएगा ना। उसके जब ये काम हो जाएंगे तो फिर वो दूसरे कामों के लिए आएगा कि भाई ये करें, इस तरह करें, फिर वो उनके बारे में सोचेगा ना। एक ये भी समझे हमारी पॉलिटिक्स की, हमारे पॉलिटिशियन पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक ये वो है, इस तरह की पॉलिटिक्स की है उन्होंने, और उसे तब्दील नहीं किया कि उन्होंने लोगों को एक ऐसे गोरख धंधे में फंसा दिया कि जिसमें से निकले ना और बाद में हमसे पूछे ना आगे कि क्या हो रहा है। और यही वो है ना, क्या सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या अग्री नहीं करती कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए? सब करती हैं ना अग्री इन प्रिंसिपल, लेकिन जब हुकूमत में आती है, जब अच्छा हुकूमत में बाहर बैठी होती है, एक्सेप्ट फॉर वन पार्टी, सॉरी एक्सेप्ट फॉर वन पार्टी। विच वन? पीपल पार्टी। नहीं, शायद से मैं इसकी तो हिस्टोरिकल एविडेंस सारी मौजूद है ना। जब बेनज़ीर की गवर्नमेंट आई है नवाज़ शरीफ के बाद 90s में, तो नवाज़ शरीफ ने जो स्लोगन बनाया था एक, मतलब वो प्राइवेटाइजेशन फॉर द पीपल, ठीक है ना। अच्छा, बेनज़ीर गवर्नमेंट आई, ये सेम स्लोगन चल रहा था, प्राइवेटाइजेशन फॉर द पीपल। और मैं हैरान होता था क्योंकि भुट्टो के दौर में जब वो नेशनलाइजेशन हुई तो नेशनलाइजेशन फॉर द पीपल का स्लोगन चलता था। हाँ। और बेनज़ीर ने कंटिन्यू किया इस स्लोगन को। हाँ, लेकिन उसी के ज़ेरे साया अब आप देख लेंगे उनकी हुकूमतों में कितने नए इदारे बने और कितनी बिल्कुल यही बात है। लेकिन इन प्रिंसिपल पीपल्स पार्टी भी एग्री करती है प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं करते। प्रैक्टिकली जब उनकी हुकूमत आती है, प्राइवेटाइजेशन का वैसे ही अमल यहाँ पे स्लो है, तो उनके दौर में तो बिल्कुल डेड स्लो हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर ये कि अगर फ़र्ज़ करें कोई दूसरी गवर्नमेंट है, जैसे नून लीग की हुकूमत है, और वो कुछ प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं, तो ये पीछे से मुखालफत शुरू कर मुख्तलिफ तरह के जो अपने इन्होंने बनाई हुई है, जैसे PIA में इनकी ट्रेड यूनियन है, कहीं और है, वो एक प्रेशर डलवाने शुरू कर देंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी तो एक जिम्मेदारी है ना ये कि उन्होंने प्राइवेटाइजेशन नहीं होने दी। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल है, और इनको अब तक कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी आप देख लें, जैसा कि आपने कहा, बल्कि अब तो वो बड़े ओपनली, अभी मैं कुछ दिन पहले इन्होंने एक अपना वो KG हमारा मैनिफेस्टो, ये पीपल पार्टी ने ट्वीट किया, उसमें कहीं आपको प्राइवेटाइजेशन, उसमें यही मुफ्तें हैं, वो कहते हैं कि हम इन लोगों को मुफ्तें देंगे, ये करेंगे, मुफ्त सहूलत देंगे, ये वो सबको भर्तियाँ और सबके लिए नौकरियों का इंतज़ाम करेंगे। तो देखिए उसमें तो प्राइवेटाइजेशन सिरे से गायब ही हो गया, ठीक है। अभी आप जो प्राइवेटाइजेशन की वो चल रही है, एक अटेम्प्ट चल रही है, विच इज़ गुड, ठीक है, which is good कि वो अटेम्प्ट एक आया भी है, वो जो है हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स, लेकिन वो दैट्स वेरी स्मॉल पार्ट, मतलब आप PIA और रेलवे और स्टील को मिला के देखें ना, तो वैसे कुछ भी नहीं है ना। तो वो कहते हैं ना अंडर द रडार, कुछ तो है ना, लेकिन हाँ चले कुछ तो है कहीं से इब्तिदा की। लेकिन आप देख लेंगे पीपल पार्टी जो है, अब और पार्टियां, अब उन्होंने उनका कोई ओपिनियन इसके खिलाफ नहीं होगा, लेकिन पीपल पार्टी ओपनली उसके खिलाफ है। वो कहते हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, गलत है। अब तो ये एक डायलेमा है कि यार वन ऑफ योर बिगेस्ट पार्टी इट इज़ अगेंस्ट इट नाउ, इट इज़ स्क्वेयरली अगेंस्ट इट नाउ। एक और मसला भी है खलील साहब के प्राइवेटाइजेशन में, चूँकि हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूँ कि देखें, ये जो इकनॉमिक पूरा एक सिस्टम होता है ना जी, इसको इकॉनमी को चलाना, इट्स नॉट के सिंगुलर के आप और चीज़ों को वो जो है उसको नज़रअंदाज करके सिर्फ एक चीज़ से जो है, अब प्राइवेटाइजेशन डेफिनेटली होनी चाहिए। मेरा एक सवाल बनता है, व्हाट नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन की बात क्या? देखिए, एक सवाल मैं हमेशा पूछता हूँ, और वो आपसे आप तो जानते हैं उसका मेरा व्यू इस पे। इस माली साल हुकूमत तकरीबन 8 खरब रुपए जो है बैंकों से लेके कर्ज लेके वो अपना खर्चा चलाएगी, ठीक है जी, करंट इंतजाम चला रही है, ठीक है। बुनियादी तौर पे जितनी भी अभी भी हुकूमत अपने इंतजाम और अपने लोगों को, जितने भी इनके सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको जितनी भी तनख्वाहें दे रही है, वो बैंकों से कर्ज लेके दे रही है, ठीक है, डोमेस्टिक बैंक। अच्छा, चले आप प्राइवेटाइजेशन कर भी लेते हैं, विच शुड हैपन,
आपको उससे कितने, उसके बाद आप क्या करेंगे, उससे 1 खरब रुपए 2 खरब रुपए आगे चले, फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट हम कहते हैं, लेकिन फिर वो जो बाकी पीछे 5-6 खरब रुपए बचते हैं जो आपका खर्चा है, उसका क्या करेंगे? क्योंकि वो मैं बात करता हूँ ना लेवायथन, ये तो फैलता ही जा रहा है, ये तो कम नहीं हो रहा। की जो है ना हॉब्स की वो लेवायथन है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये अपने पंजे फैलाते ही जा रहा है, खर्चे कम नहीं हो रहे। आप 4 साल 5 साल पहले, चाहे 10 साल पहले जो है, आप देख ले कि हमारे एक्सपेंसेस कहाँ पे थे, करंट एक्सपेंसेस जैसे हम नॉन डेवलपमेंट, आज देखिए कहाँ पे है। बिल्कुल ठीक है, तो मुझे कोई ये गारंटी दे सकता है कि चले यार प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, इससे पैसे भी आपके बच जाएंगे, लेकिन मुझे ये बताए कि फिर उस तरफ से ये जो रन अवे एक्सपेंडिचर्स है, खर्चे हैं, आप इसका क्या करेंगे? फिर जब आपके पास प्राइवेटाइज करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, सो द सिस्टम हैज टू वर्क इन यूनिसन ऑफ ऑल थिंग्स वर्किंग कंप्लीटली। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन हो जाए, गुड, फेयर इनफ। अब उसके बाद फिर आप अपने खर्चे भी तो कम करेंगे, और आप तरीका सलीका वो देखें कि आपने अपना वो चलाना कैसे है, इंतजाम कैसे। बिल्कुल ठीक है जी। तो इट्स अदर पार्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन बट नॉट लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट इट। नहीं, अच्छा, प्राइवेटाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप। ये पहले तो बर्डन कम करें ना, वो जो कश्ती डूब रही है ना, जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं, तो जो कश्ती हुकूमत की, रियासत की डूब रही है इतनी सारी SOEs के बोझ से, जी, ठीक है ना, उसमें अब वो सारे सवार कौन लोग हैं, उससे फ़ायदा कौन उठा रहे हैं? वो अगर आप देखें ना, बेन हर फिल्म जो है, उसमें वो एक जो उस ज़माने में कश्तियाँ होती थी, उसके नीचे गुलाम थे जो चप्पू चलाया करते थे। जी। तो वो लोग यही कर रहे हैं असल में। अब वो सारी SOEs जो हैं, उनका पैसा, उन पे जो पैसा लग रहा है, PIA को जो दिया जा रहा है हर साल, रेलवेज़ को जो दिया जा रहा है, स्टील मिल्स को जो दिया जा रहा है, लोगों को बैठे बिठाए तनख्वाहें मिल रही हैं। और जो ये करंट एक्सपेंडिचर हुकूमत का जो बढ़ता जा रहा है, जिस तरह आपने बिल्कुल सही बात की, प्राइवेटाइजेशन उसमें फ़र्स्ट स्टेप होगा। और ये तो है बिल्कुल कि ये एक बना हुआ है, और मेरा ख्याल है इसके लिए वो बेसिस मौजूद हैं कि जो डेट रिटायर करना है, वो प्राइवेटाइजेशन की जो प्रोसीड्स आएंगी उनसे होगा। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन प्राइवेटाइजेशन एक स्टेप है पूरी गवर्नमेंट को चलाने वाला सिलसिला जो है इसमें। उसके साथ जो चीज़ होनी चाहिए, जैसा आपने कहा, जो साइज़ ऑफ द गवर्नमेंट है, हजम जो है इस हुकूमत का, उसे भी कम होना चाहिए। और मैं कहता हूँ 50% कम होना चाहिए उसे। अच्छा, इसी तरह गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, देखिए ना, एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, टैक्सों की तादाद बढ़ेगी, टैक्सों का रेट बढ़ेगा, लोगों पे बोझ ज़्यादा पड़ेगा। तो हो यही रहा है यहाँ पे, ये दोनों चीज़ें। प्राइवेटाइजेशन, सीधी सी बात है, प्राइवेटाइजेशन सारे मसाइल का हल नहीं है जी। प्राइवेटाइजेशन के साथ जो गवर्नमेंट का साइज़ है, हजम है, वो भी कम होना चाहिए। जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स, वो भी कम होने चाहिए, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली वो चीज़ें नज़र आनी चाहिए। ये ड्रामेबाजी जो है ना, जो आप भी जानते हैं, मैं कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, हमने उसको ट्रैक भी करते रहे हैं थोड़ा सा, कि वो अपने इंतखाबी मंशूर में आपने लिख दिया जी प्रेसिडेंसी का ख़र्चा इतना कम किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर हाउस का ख़र्चा कितना कम। भाई, कितना फ़र्क पड़ जाएगा उससे? गवर्नमेंट का साइज़ कम करें, 50% कम करें ना, आए ना ज़रा बताएं फिर तो प्राइवेटाइजेशन को कुछ फ़ायदा होगा। अगर फ़र्ज़ करें ये सारा कुछ प्राइवेटाइज कर, जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, सारा कुछ आपने प्राइवेटाइज कर भी दिया, तो ये इशू तो वहीं का वहीं मौजूद है। हाँ, तो वो इसे हम वो कहते हैं ना सर, एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टिक्स। हाँ, तो ये ऑप्टिक्स बहुत करते हैं हमारे लोग, बिल्कुल फैसला करने वाले। हाँ, लेकिन जो असल मटीरियल है ना, वो वहीं पे खत्म है। अच्छा, एक चीज, सॉरी, पंजाबी में ऑप्टिक्स का तर्जुमा हम कर सकते हैं आड़ियाँ जाड़ियाँ देखो। देखो तो बिल्कुल। हाँ जी। तो वो मुनव्वर ज़रीफ की एक फिल्म थी, शायद आपको याद हो, वो थे वो हंसदे आओ थे हंसदे जाओ। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हंसते आते हैं, हंसते जाते हैं, लेकिन मसाइल जो है वो बढ़ते जाते हैं, वो वही और ज्यादा। तो ये, अच्छा, इसमें एक मैं इशू जो आई फॉरगॉट टू मेंशन, क्योंकि हम ओवरऑल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ पे गवर्नमेंट्स ने कोई थोड़ी बहुत वो दिखाई भी है, एस्ट्यूटनेस दिखाई है कि यार फाइन, वी नीड टू गेट रिड ऑफ दीज लाइबिलिटीज, तो वहाँ पे गेस करें कि कौन आता है वहाँ पे? फौरन जो है हमारे मुनसिफ जो है, ठीक है, वो छलांग मार देते हैं बीच में। ठीक है जी। अच्छा, मैं 2 मिसालें देता हूँ। एक तो बड़ी मशहूर मिसाल है इफ्तिखार चौधरी साहब की। उन्होंने आते साथ ही उन्होंने कहा कि स्टील मिल, हालांकि वो इट वाज सोल्ड, लेकिन उन्होंने आगे कहा कि नहीं, ख़त्म कर दो इस चीज़ को। अच्छा, मसला ये है कि आपको इशू ये था ना, बहुत से लोग कहते हैं कि वो प्रोसेस था वो डिफेक्टिव था,
और जिस तरीके से तो वही प्रोसेस डिफेक्टिव था, आप गवर्नमेंट को कहो कि इसको दोबारा आप वो करें। हाँ बिल्कुल सही है, आपने सिरे से वो खत्म ही कर दिया। कोई रूल है अगर उस पर अमल नहीं हो, करें भाई इसको करें, सही ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा ये था कि यहाँ पे वो स्टील मिल की जो अच्छी खासी जमीन पड़ी हुई है बहुत, ठीक है। अच्छा, उसमें सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दे काइंड ऑफ रीच्ड एन एग्रीमेंट, अच्छी बात थी। उन्होंने कहा यार कि इस चीज को जो है ना, इस जमीन को यूटिलाइज कर लो, तो ये बजाय इसके कि नेशनल टैक्स पेयर जो है उनके पैसे, तनख्वाहें और सब खर्चे बर्दाश्त कर रहे हैं, तो वो उसी से आ जाए करेंगे, बल्कि उससे हमें फायदा भी हो जाए करेगा। अच्छा, अब ये तजवीज़ आई नहीं थी कि उस वक्त थे, ये कुछ साल पहले की बात है, चीफ जस्टिस थे गुलजार साहब, वो थे भी कराची के। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने बीच में जो है वो फौरन आके उन्होंने धोबी पटका मारा कि सवाल ही नहीं पैदा होता, ये तो जो है ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको आप कैसे प्राइवेटाइज कर सकते हैं, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो उन्होंने वो धोबी पटका तो मार दिया, लेकिन अब देख लें कि वो रुक गया, वही रुक गया। ठीक है जी। अच्छा, और फिर वही चीफ जस्टिस थे, वो खुद डायरेक्ट ऑर्डर दे रहे होते थे कि जी ये ठेका जो है ये इसको दो, कराची में, और इसको दे। मतलब यार चीफ जस्टिस का ये काम है, वो ये काम करेगा। सही। तो वो मैंने आपको कहा ना सर कि पूरा एक तरफ से नहीं है, आप एक दो तरफ से काफी पेचीदा हो चुका है, तो एक दो तरफ से आप ठीक करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो तीसरा फरीक जो है वो बैठा हुआ है, वो बीच में जो आके छलांग मारेगा कि ठहर जा, मैं भी तो हूँ, मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि क्या करना है। तो यहाँ पे पूरा एक प्राइवेटाइजेशन, स्मॉल पार्ट जो है ना, एक छोटा सा हिस्सा है पूरे बिगाड़ बन जाता है, मजमूई बिगाड़ का। ये इतना कम्प्लेक्स, इतना गंजलिक सिस्टम बन गया कि इसकी ये जो गिरें खोलने और इसको सही करने में ना, वो एकदम नहीं होगा। हो सकता है, लेकिन आपको पहले ये जो जितने भी इस तरह के लोग हैं, मिसाल के अदलिया के लोग हैं, उसमें आपको बावर करवाना पड़ेगा उनको कि यार आप हर चीज़ में आपके आने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसा कि आपने कहा कि हुकूमत एक रिट दायर कर सकती है ना, कि जी अदलिया हमें बता दें कि उन्होंने किन किन जगहों पे किस फैसले में उन्होंने इख्तियार उनके पास है, किस में नहीं है, ताकि हमें भी क्लियरिटी हो, ताकि हम आगे कोई फैसला कर सके। आज तक किसी हुकूमत ने ये रिट नहीं बोल गई। हाँ हैं, इश्यूज हैं। अच्छा, ये जो आपने बात की ना शाहिद साहब, अच्छा ये जो आपने एक बात की थी वो इंटेलेक्चुअल डेफिसिट वाली भी, और मैं भी ये समझता हूँ कि असल में पहले तो सॉफ्टवेयर सही होना चाहिए, माइंड सेट में कुछ ऐसी चीज़ें बैठी हुई हैं जब तक वो नहीं निकलेंगी ना। अच्छा, अब ये जो बात की ना, अच्छा आपने कि वो होने लगा था स्टील मिल की ज़मीन का, फेडरल गवर्नमेंट और जो सिंध गवर्नमेंट है किसी एग्रीमेंट पे पहुँच गया, जो भी करना था उन्होंने। अच्छा, उसके बाद वो चीफ जस्टिस उसमें कूद पड़े। अच्छा, या बाज़-औक़ात होता है कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ होने वाला है उसमें कूद पड़ती है। अच्छा, बाज़-औक़ात कोई ट्रेड यूनियन कूद पड़ती है, बाज़-औक़ात कोई एनजीओ कूद पड़ती है, वो रेट लेके चले जाते हैं। अच्छा, होता पता है क्या है, होता ये कि अच्छा वो आके बता रहे होते हैं कि भाई मैं ज़्यादा ऑनेस्ट पाकिस्तानी हूँ, मैं ज़्यादा मुखलिस हूँ पाकिस्तान के साथ, तुम डिसऑनेस्ट हो, तुम सही नहीं हो, तुम चोर हो। जी बिल्कुल। अच्छा, ये रेस जो एक लगी हुई है ना, अच्छा हर एक यही समझ रहा है, जबकि तरीका यही है, जब कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है और कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स भी है, तो भाई जो जिसका काम है, जो जिसका मैंडेट है, एक तो हो गया लोगों ने मैंडेट पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिया, फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जो मौजूद है, उनका जो मैंडेट है उन्हें अपने उसके अंदर रहना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। वो अच्छा हर कोई ये समझ रहा, हर इदारा बैठ के ये समझ रहा है ये पॉलिटिशियंस डिसऑनेस्ट हैं। अच्छा, बिल्कुल ये एक तरीका बन गया हुआ है हर कोई। जब एक वो दानिश्वर भी अगर बैठे ना टीवी चैनल पे टॉक शो में, या एनालिस्ट बैठे, वो भी सोच रहे हैं कि ये हुकूमत डिसऑनेस्ट है, बड़ी में सबसे बड़ा ऑनेस्ट मैं हूँ, बस मैं आ जाऊँ ना, मैं सारा कुछ सही करूँगा। अच्छा, वो चीफ जस्टिस बैठा होगा, चाहे किसी हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, अच्छा वो भी ये बैठा, ये जो है ना इन्होंने बेच दिए, खा गए ये मुझे करना चाहिए सही, मजबूरी सोच है जी बिल्कुल। ये एक सोच बड़ी ही, अच्छा ये सोच आगे नहीं चलने देती चीज़ों को, ठीक है ना। हर कोई अगर एक काम में टांग अड़ा देगा आके, तो वो काम आगे नहीं चल सकता है। और सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ इंसानी मामलात में कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। इसी तरह प्राइवेटाइजेशन है, HSE चले छोटी सी एंटिटी थी, कर दी उन्होंने प्राइवेटाइज, जैसा आपने कहा किसी की नज़र में भी नहीं थी, कोई बड़ी नहीं थी, कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं थे, लेकिन जब भी नज़र जाती, जब भी हाथ डालते हैं वो PIA पे, रेलवेज़ पे या स्टील मिल्स पे हाथ डालते हैं, कोई ना कोई कूद पड़ता है बीच में आके ना। हाँ जी। तो वो इशू खड़ा हो जाता है वहाँ पे। अच्छा, पता नहीं कि अच्छा एक ये भी है ना, वो एक मुझे नहीं पता कि आपने एक घरों में पहले होता था, पहले के जो घर थे, अब तो एक वो छोटा सा बहरहाल एक कंज्यूमरिज्म आ गया है कि नई से नई चीज़ें आप ख़रीदते हैं और पुरानी चीज़ें निकालते भी जाते हैं, लेकिन पहले होता था सब कुछ संभाल के रखा जाता था,
पिछला भी घरों में ना पड़ा होता था, चीज़ें पड़ी रहती थी, नहीं निकालना। एक उसके साथ अपनाइयत होती थी, या जो भी आप कह लें सर, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग। हाँ जी। अच्छा, एक कहीं ये भी मौजूद है, लोगों में भी मौजूद है। मैं हैरान होता हूँ देख के ना लोगों को भी, अच्छा भी ये तो हमारे कौमी असासा है, इसको आप कैसे बेच देंगे? हाँ जी। भाई नहीं बेच रहे, वो कारोबार होना है। बिल्कुल सही ना। कहा। अच्छा, मुझे एक इस पे भी ना लतीफ़ा याद आता है। एक आदमी तो उसे कोई काम नहीं मिल रहा था, तो उसको ख्याल आया, चलो जी, उसने एक मुर्गी ख़रीदी, उसको पकाया, पतीला रख के वो आके एक जगह बैठ गया बेचने के लिए ना। अच्छा, वो उठा के ना वो डोई से बीच में से देख रहा है, अच्छा कभी रान आई है, कभी कुछ आ रहा है। अच्छा, उतनी देर में एक आदमी आ गया, उससे पूछता है कि भाई क्या पकाया है? अच्छा, वो देखा तो उसने रान आई हुई थी, वो एकदम बंद कहता है कुछ नहीं पकाया। तो हमारे यहाँ भी प्राइवेटाइजेशन का ना बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, वो जब भी कोई चीज़ बेचने लगते हैं, अच्छा एकदम ख्याल आ जाता है ये तो नहीं बेचनी, किसी को ख्याल आ जाता है। हाँ, किसी को ख्याल आ जाता है भाई ये कैसे बेची जा रही है, ये तो नहीं बेचनी चाहिए। ये बिल्कुल वही खलील साहब, मैंने कहा ना, सोच का बिगाड़ जी, और माशरे का बिगाड़, ये दोनों चीज़ें आ गई। अब HEC की वैसे वो तो प्राइवेटाइज तो कर दिए, लेकिन जो उसमें मुझे इंटरेस्टिंग बात पता लगी वो ये है कि उन्होंने सिर्फ जो है वो मेन जो बिल्डिंग है, अच्छा, और कुछ वो मशीनें वगैरह, वो ज़मीन जो थी, जो उसका सबसे वैल्यूबल हिस्सा था, वो पास ही रखी हुई है। अच्छा, एक कौमी मुफाद का इदारा है, उसने उसमें टांग अड़ा दी कि नहीं, ये ज़मीन हमारे पास ही रहेगी। अच्छा, इस तरह की डील है। हाँ, इस तरह की डील, चलें, ठीक है जी। हाँ, उसमें भी मतलब वही बात आई ना कि मुफाद है अपने, और अजीब व गरीब किस्म के मुफाद है। अच्छा, तो ये बिल्कुल आपने सही कहा ना कि यहाँ पे अब अक्सर मैं सुनता हूँ, और ये मैं देखता हूँ मैं सोशल मीडिया पे, कि लोग रेमिनिस कर रहे होते हैं, यार वो तुम्हें पता 1980 में जो है डॉलर जो था वो सिर्फ 8 रुपए का था। क्या वक्त था भाई, क्या वक्त था यार, क्या था उसमें, ठीक है, व्हाट वाज सो डिफरेंट अबाउट इट, ठीक है, मे बी इतने इश्यूज ना हो, लेकिन ये क्या तरीका है कि यार वो जिस तरह आप उसको लेके बैठ गए हो कि एक वक्त में हमारा जो है डॉलर 2 रुपए का और 8 रुपए का मिलता है, यार वो वक्त होगा, अब डिफरेंट वक्त है। लोग फंडामेंटल को नहीं समझते। अब आप किसी से बात कर ले, मैं लाहौर गया हूँ, लाहौर से आप भी है ना, अब मैं बहुत से लोगों से बात की, पढ़े लिखे लोगों से, ठीक है, लाहौर इज नाउ लिटरली अ गैस चेंबर, ठीक है, धूप वहाँ पे लगती नहीं है, बिल्कुल, तो वहाँ पे लोग खुश हो रहे होते हैं कि लाहौर जो है वो जो इस्लामाबाद से ज़्यादा ठंडा हो गया। मैं कहा खुदा के बंदो, वो पोल्यूशन तुम्हें मार रही है और तुम खुश हो रहे हो कि अच्छा। वो आप लाहौर में जाके जितने लोगों से मिले ना, मैंने बहुत से लोगों से मुलाकात की है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनका हाल है, वो कहते हैं यार उसने, वो शहबाज शरीफ ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, इस तरह कोई काम। अच्छा, क्या काम किया देख यार, उसने कितनी रोडें बनाई हैं, कितने अंडरपास, कितने ओवरपास, कहते हैं ये इतना तरक्की वाला काम किसने किया। अब देखें, ये सोच नहीं है कि यार इस तरक्की से आप तरक रहे हो, ठीक है, आप उल्टा जो है आपके वो गैस चेंबर बन गया आपका पूरा शहर, रहने के काबिल नहीं रहा। बिल्कुल भी ऐसे ही है। इस्लामाबाद का देखने यही हाल हो रहा है, हो जाएगा, हमारे सामने हो रहा है। हाँ, अभी भी हो रहा है। कल परसों इधर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो लाहौर के करीब ही था। अच्छा, बहुत से जगहों पे इस्लामाबाद में। तो देखें, आपका जहाँ पे सोच और इतनी महदूद होगी और इतनी मिसगाइडेड होगी, तो वहाँ पे आप तरक्की का वो नहीं रख सकते। आप वो एक वो कहना कि यार होप कि चलो यार मे बी समथिंग वुड बी बेटर, कल को कुछ बहुत सी चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, ठीक है, तो नहीं होंगी। हालांकि ये आपकी बात कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। 1970 से जब से स्टडीज आई थी कि जी आपके पेट्रोल लेवल में जितना लेड होगा उतना ही आपके लिए डेंजर है जी, तो उन्होंने पेट्रोल लेवल वो जो आप उसकी क्वालिटी है उसको साफ किया। अब शहरों में जो ज़्यादातर पोल्यूशन होती है वो ये व्हीकलर पोल्यूशन है ना, और जो हम पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं बड़ा लो क्वालिटी का, उसमें ईरान से स्मगल शुदा डीजल और तेल भी अच्छा खासा है, तो उससे पोल्यूशन नहीं फैलेगी, क्या फैलेगा। तो आप एक रेगुलेशन, इतने 120 से ज़्यादा आपके रेगुलेटरी एजेंसियाँ हैं, तो उनके ज़रिए इन्फोर्स करवा देना, ठीक है, बिल्कुल। आप क्वालिटी ऑफ फ्यूल ठीक करवा देना, तो आप 25 से 30% आपका मसला तो वैसे ही हल हो जाएगा। सही। लेकिन हमारे यहाँ पे हाल ये है कि जी मसनूई बारिश करवा दो करोड़ों की। सही। तो अच्छा, वो हल नहीं है। बहरहाल लाहौर का तो बिल्कुल डिफरेंट है, किसी और दिन कोई बात होगी तो फिर मैं करूँगा उस पर। लाहौर में स्मॉग ख़त्म नहीं होने लगी, क्योंकि जो जहाँ से ये पैदा हो रही है ना स्मॉग, उसे कोई एड्रेस नहीं कर रहा है बिल्कुल। और वो है लाहौर के नवाब में छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ, फर्नेसेस, भट्टियाँ लगी हुई हैं, और उनमें रात के वक्त वो टायर जलाए जाते हैं जो स्क्रैप टायर है, और स्क्रैप टायर इंपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान में।
और ये है असल रीज़न वहाँ पे लाहौर में तो स्मोक की। बहरहाल हम वापस आते हैं प्राइवेटाइजेशन की तरफ। अच्छा, एक बात बड़ी अच्छी हुई है पहले गुफ्तगू में कि जैसे हमने अभी बात की आपने भी कि कुछ NGOs भी हैं, कुछ बाएं बाजू के ग्रुप हैं, अच्छा फिर ट्रेड यूनियंस हैं, कुछ वैसे ट्रेड यूनियन से रिलेटेड तंजीमें बनी हुई हैं बाहर जो लोग उनके लिए काम करते हैं, प्रो लेबर जो तंजीमें हैं। अच्छा, उनके साथ कभी समझे जैसे कि एक कोई फ़र्ज़ करें PIA को प्राइवेटाइज़ किया जाना है, तो PIA में जो ट्रेड यूनियंस मुख्तलिफ बनी हुई हैं, हाँ, अच्छा उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करना, उनको एजुकेट करना और उन्हें बताना कि भाई ये इस तरह है और ये चीज़ें ऐसे होंगी, तो क्या ये एक इससे वे आउट निकल सकते हैं? क्या हम उसको मुखालफत जो है अगर या वो उसको वो सही तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि भाई इसका प्राइवेटाइज़ किया जाना क्यों ज़रूरी है, तो उसमें कोई मदद मिल सकती है? मदद उस वक्त मिल सकती है जब आपका निज़ाम अच्छा हो। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, ये हमारा नेशनल फर्टिलाइज़र कमीशन जी 1970s का बना हुआ है। इसमें जो आप बात कर रहे हैं कि इसको इसी तरह बड़ा, क्योंकि इसमें तो धड़ाधड़ भर्ती किए गए थे जिनकी ज़रूरत भी नहीं थी, पाकिस्तान के आरिदारी की तरह। तो इसमें तकरीबन 20 साल पहले जी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वक्त में उन्होंने इसी तरह जो आप बात कर रहे हैं कि उनसे यार बातचीत का आगाज़ किया कि देखो आप ये है कि बैठ के बात करते हैं, चलें आपका वी अंडरस्टैंड कि आपके इश्यूज़ हैं वो ये, तो आपको हम एक हैंडसम, मुझे एक वक्त में गोल्डन हैंडशेक पैकेज आया। हाँ जी बिल्कुल, कि वी विल गिव यू अ हैंडसम पैकेज, हाँ लेकिन यू हैव टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बड़े तरीके से उन्होंने तो बात हो गई और उस पर एग्रीमेंट भी हो गया। अच्छा, अब हुआ क्या, ये अभी 1 साल पहले पता लगा। आप ये भी देख लेना, हुकूमत का मैं इंतजाम की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने उस वक्त गोल्डन हैंडशेक्स लिए, उन्होंने कहा ठीक है जी, हम ठीक है, हमारा यहाँ से काम खत्म हो गया। अच्छा, वो डाउन साइजिंग वाली बात, उन्होंने अच्छे खासे बड़े बड़े पैकेजेस लिए। अभी 1 साल पहले पता लगा, ऑडिट हुआ कि वही लोग जो है दोबारा उधर ही अपने ओहदों पे काम कर रहे थे। नहीं, दोबारा हायर हो गए, वो उधर ही थे, हायर हो गए या फिर उसी कंटिन्यूटी में तनख्वाहें ले रहे हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले रहे हैं, पैकेजेस भी ले लिए उन्होंने। तो देखें, आप इनसे बात तो कर लेंगे, दिस इज़ अ गुड वे कि आप सबसे बात करें, लेकिन आपके साथ फिर निज़ाम आपका जो कंटिन्यू आपने इंश्योर करना है कि दैट इज़ इम्प्लीमेंटेड और उसको कोई अब्यूज़ ना करे। यहाँ पे जो अब्यूज़ बहुत है ना निज़ाम का। राय साहब, अब्यूज़ तो देखिए ना, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी कंसर्न है उसने अब्यूज़ होने दिया तो हुआ है ना, जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की थी ना। अगर वो एक पूरा एक अरेंजमेंट हुआ और गोल्डन हैंड शेक हुए, लोगों को पेमेंट्स कर दी गई, तो उन्हें वहाँ से निकल जाना चाहिए था। ये गवर्नमेंट ने देखना था ना। जी खुद तो देखे ना, कोई भी आदमी खुद तो नहीं आएगा, खुद तो नहीं छोड़ेगा मुझसे, अगर उसे मिल रहा है तो। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपसे इससे डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं यही बात कर रहा हूँ ना। देखें, आप ओवरऑल इसके आपको ले लें इन एग्रीगेट, सम एग्रीगेट जो मैं लोगों से कहता हूँ, मैं कहता हूँ अगर हुकूमत एक काम नहीं कर सकती, आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप क्यों उस चीज़ में जो है कूद पड़ते हैं। अब मैं एक छोटी सी, इससे आपको ये जो है ना उससे अक्कासी होगी कि कितना बुरा हाल है हमारी गवर्नेंस का। हुकूमत के जो खर्चे होते हैं 15 खरब 14 खरब के, उसमें से ऑडिटर्स मुझे बता रहे थे कि हमारे पास सिर्फ इतनी कैपेसिटी है कि हम सिर्फ उसका 15% ऑडिट कर सकते हैं, अगर हमें करने भी दिया जाए। अच्छा, साल के अंदर 15 से 20% दैट मैक्सिमम। बाकी जो वो 80% है, कहते हैं उसका ऑडिट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास इतना वास्ट नेटवर्क है, हम कर ही नहीं सकते। तो वो और कुछ इदारे हैं वो तो करने भी नहीं देते ना। तो वो अपने करीब किसी को फटकने भी नहीं देते। तो देखिए, इस हाल में सिर्फ वही इदारे नहीं बल्कि दूसरे इदारे भी, सुप्रीम कोर्ट का देख लें आप। ऑडिट का जो मसला चल रहा था, अभी पता नहीं दोबारा तो नहीं उठाया अभी, लेकिन वो उमर अता बंदयाल जब थे, जी ये मसला चल रहा था तब भी। तो देखिए, वही बात आ गई खलील साहब के, आप एक काम करना है, आप फैक्ट्रियां चलाने का, आपको बिजनेस चलाने का, आपको UDCL स्टील मिल चलाने का, PIA चलाने, रेलवे चलाने का बहुत शौक है, लेकिन शौक के साथ आप जो है वो थोड़ी सी कैपेबिलिटी भी तो रखें। कैपेबिलिटी आपके पास है नहीं। अच्छा, अब रेलवे का इदारा है ना जी, रेलवे का इदारा है, आप चले जाए, मुगलपुरा की वर्कशॉप है लाहौर में, इधर रिसालपुर में इतनी बड़ी वर्कशॉप बनी हुई है, आप वहाँ से गुजरे ना और वो रेलवे का सारा एरिया जो है कब्जा हुआ, उस पर दुकानें सब कुछ बनी हुई है। अच्छा यार, ये 2 इतनी बड़ी वर्कशॉप्स हैं, आपके पास इंजीनियर्स हैं, रेलवे वाले इंजीनियर्स वगैरह टेक्निकल क्वालिफाइड लोग हायर करते हैं FPSC के। जितनी भी नई बोगियां, नए इंजन आते हैं, वो बाहर से बन के आते हैं। अभी जो नए इन्होंने अभी वो ट्विटर पे इनका जो आजकल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो सेक्रेटरी भी है माशाल्लाह, वो 2 पोस्टें उसने एक साथ नहीं है। ये हो नहीं सकता सही एज पर द लॉ, लेकिन है आपके सामने। अच्छा,
वो बड़े फखर से बता रहा उस दिन वो कोई लग्जरी कोचेज उसने वो कहा है कि वो जी ट्विटर पे देखा मैंने, जी ट्विटर पर कि लग्जरी कोचेज। अब ये लग्जरी कोचेज यार यहाँ पे कौन लग्जरी कोचेज में बैठेगा? और दूसरी बात ये है कि आप कौन से कारनामा किए, ये तो आपने चाइना से मंगवाई है। अच्छा CDA ने अभी बसेस जो मंगवाई हैं, लाहौर की मेट्रो होगी, कराची की ग्रीन लाइन होगी, CDA वाले इधर अपने चला रहे हैं। ये सारी बसेस जो आ रही हैं ये पाकिस्तान में एक भी नहीं बनती, ये बाहर से आ रही है। चलो ठीक है बाहर से, मैं ये नहीं कहता, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन यार आप बाहर से मंगवा रहे हैं, अभी जब खराब होगी ना तो ये खड़ी हो जाएगी, क्योंकि कहेंगे कि यार इसकी सर्विस करने वाला कोई नहीं। तो देखिए ये इंतजाम है, आप एक काम, यू हैव टू थिंक थ्रू दीज थिंग्स। सही है, आपको ठेके पकड़ाने का बड़ा शौक है। अच्छा वही देखें ना, एक चीज़ जो ये लग्जरी कोचेज़ की, मेरे मुझे कुछ ऐसा याद पड़ रहा है, लग्जरी कंटेन या कैफ़े इस तरह की भी कोचेज़ कुछ आई हैं और वो बड़ा उसको करें, देखें जी हमने ये सर्विस इंट्रोड्यूस करवा दी। मैंने लिखा था ट्विटर पे, लेकिन बाहर कौन देखेगा उसे कि भाई पहले जो दूसरी सर्विसेज दे रहे हैं उनको तो सही कर लें, उनको सही कर, जो बेड़ा गर्क किया हुआ है सारा। गाड़ियों में सीटें सही नहीं हैं, खिड़की शीशे टूटे हुए हैं, खिड़कियाँ नहीं हैं, लेकिन लोग मजबूरी में सफ़र कर रहे हैं। बहरहाल जो प्राइवेटाइजेशन समझें, बाज़ औक़ात यूँ लगता है जैसे एक दलदल बन चुकी है और इसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन निकलना तो है ना। तो क्या हो सकता है? हो ये सकता है कि एक तजवीज़ उसमें ये है कि ये इतनी बड़ी दलदल ऑनेस्टली है नहीं जितना इसको बनाया गया। तो आप पहले से इसका इंतज़ाम कर लें। मिसाल के तौर पे एक तजवीज़ जो है वो ये है, जो मैं पर्सनली मैं समझता हूँ, वो ये है कि आप बजाय इसके कि ये खामोशी से प्राइवेटाइजेशन के एक दिन वो कर देंगे जी हम कुछ करने जा रहे हैं, मेक इट ओपन प्रोसेस। आप एक अखबार में जिस तरह करोड़ों के अरबों के इश्तिहार वैसे ही देते हैं, एक इश्तिहार दे दें कि जी गवर्नमेंट इंटेंड्स टू प्राइवेटाइज ऑल दिस, ठीक है, उसके साथ ये एक टाइम फ्रेम लगा दें कि दिस इज मंथ हो गए 2 मंथ, जिसको इतराज़ है वो आ जाए। सही है। साथ ही आप कोर्ट्स को भी ये कहें कि जी आप टाइम फ्रेम रख लें। इनफैक्ट आप, मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ही इन्वॉल्व कर लें कि जी आप बैठ जाएं कमीशन में, जो इतराज़ आते हैं उनको देख लें। सही है, ताकि 1 महीने 2 में हम इन सब इतराज़ात को हम एड्रेस करें एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। होगा ये कि जब ये सारे इतराज़ात और इस तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से एड्रेस हो जाएंगे ना, तो फिर कोई मसला नहीं रहेगा। फिर कल को कोई कोर्ट्स भी जाएगा ना तो वो कहेंगे कि भाई उसमें तो उन्होंने लिखा हुआ था कि आप आगे जो इतराज़ करना है कर लें, अब आप क्या करने आए हैं, डिसमिस। हमारे यहाँ पे ये होता है, अब देखें इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करते हैं, खामोशी से कर देते हैं, वो फिर साल बाद जो है कोई उठ के चला जाता है जिसको पता लगता है कि वही है, और कोर्ट्स कहते हैं वो एक उनकी 184(3) के जी ह्यूमन राइट्स, तो बस जी उसमें वो पकड़ लेते हैं उस पिटीशन को, लेके आए कि जी आपने किस तरह प्राइवेटाइजेशन की। सो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, होनी चाहिए, लेकिन उसका जो वो तरीकाकार है ना, उस पर थोड़ी सी सोच करें कि यार ये क्या, ये जो मसाइल आते हैं इसको किस तरह काउंटर किया जाए और किस तरह। और वो एक ही तरीका हो सकता है कि ट्रांसपेरेंटली आप इस चीज़ को ओपन रखें कि हम इस इदारे की निजकारी कर रहे हैं। सही है, किसी को इतराज़ है आ जाए, अभी 1 महीना इनको देते हैं, आ जाए, इतराज़ है आ जाए, हम इसको एड्रेस कर लेते हैं। और उसमें जो है जब वो एड्रेस करने वाला है उसमें फिर आप बिठाएं जजों को भी, ताकि इनका भी जो है मसला ख़त्म हो जाए। सही है, कल को फिर आप इसको होल्ड नहीं कर सकते। तो मेरा ये वो है। अच्छा, वो तो एक मेरे ख्याल हो गई है, लेजिस्लेशन अभी हुई है जो अपीलेट ट्रिब्यूनल बना दिया है कि प्राइवेटाइजेशन से मुतालिक जितने भी कोई भी ग्रीवेंसेस हैं, कोई भी इसमें आप पिटीशन करना चाहते हैं, कोई है इशू, तो आप वो ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। अच्छा, फाइनल उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उन्होंने रखा है, क्योंकि बाहर उसको नहीं निकाला जा सकता, एक जो फाइनल अपील जो करनी होती है आपने, एक तो ये कर दिया हुआ है। ये चीज़ चले एक अच्छी हुई है, मैं समझता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन के अमल को थोड़ा सा ये एक महमीज करती है, आगे बढ़ाती है। एक इशू को हल करने की कोशिश की है कि जी वो पहले हाई कोर्ट में चले जाएंगे, वहाँ पड़े रहेंगे कितने साल वो केस, और फिर वहाँ से होगा तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, ट्रिब्यूनल उससे बड़ा एफिशिएंटली बड़ी जल्दी उसको ट्रीट करके जो भी होगा, अगर किसी ने जाना होगा सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। अच्छा, एक चीज़ जो इसमें है कि प्राइवेटाइजेशन, वैसे तो कई चीज़ें जहन में आती हैं, जैसे आपने बात की, मुझे याद पड़ता है ये कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइजेशन की थी। अच्छा, क्या होता था, बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑल दीज एंटिटीज़ बिलोंगिंग टू दिस सेक्टर स्टैंड नेशनलाइज्ड। हाँ, एक ऑर्डर आ गया।
तो कुछ ऐसा तो कर सकती है पार्लियामेंट भी। देखिए ना, अगर जो ये 1-2 सालों से चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात चल रही है, तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी का प्राइवेटाइजेशन करने के, इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन को हिस्सा बना सकते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी का, और फिर पार्लियामेंट में जाकर वहाँ से एक एक्ट पास कर दें ऐसा। और उसमें जैसे आपने ये बात की कि ये सारी चीज़ें करके, और एक बिल्कुल उसमें मतलब जैसे वो होता है ना कि एक टाइम पीरियड दे दें कि इतने टाइम पीरियड में ये एंटिटीज़ हो जाएंगी, तो एक लिस्ट बना देना, अलग-अलग मुख्तलिफ लिस्टें, ठीक है। जो ज़्यादा बड़ी एंटिटीज़ हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, लेकिन जो छोटी छोटी हैं उनको आप इतने अरसे में ख़त्म करें, और इतने अरसे में ये सारा कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा। जी वो हो सकती है खलील साहब, लेकिन बात वही पे आती है ना, अभी मैंने आपसे जिक्र किया, अभी आपने कमीशन के, इन्होंने एक प्राइवेटाइजेशन कमीशन वालों ने अपना अपेलेट ट्रिब्यूनल बना दिया जी, चले दे टुक केयर ऑफ द हाई कोर्ट्स, हाँ जी, आपने वो तो कर लिया, लेकिन वही फिर बात वही पे आ गई ना कि वो तो सुप्रीम कोर्ट में तो चैलेंज हो सकती है ना। हाँ नहीं, वो तो देखें ये तो अब लीगल एक तरह से इशू है ना, है नहीं किया। व्हाई कुडंट यू थिंक अबाउट इट? देखें सुप्रीम कोर्ट में एक चीज जाती है तो आपका क्या, वो इतनी जल्दी कोई इशू ये हल नहीं होता, वो फिर सालों पड़ा रहेगा। तो यार आप सुप्रीम कोर्ट के कुछ उनको भी साथ मिला लेना, करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, उनको रखें यहाँ पे कि मसला ही खत्म हो। सही है, ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट को ये कहें कि यार आपको जिसने भी आना है हमारे साथ एक जज बिठा दे, एक दो, ठीक है, वो देख लें इतराजात को, अगर उनकी कोई बनती है नहीं, अगर नहीं तो डिसमिस कर ले। सही है, ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सही है, सही है। तो फिर उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा ना। अब आपने एक वे छोड़ा हुआ है, आपने फिर वही एक लकूना तो छोड़ दिया। अच्छा नहीं, वो लकूना नहीं है, उसको आप नहीं कर सकते, क्योंकि अदरवाइज वो वही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा जाके, क्योंकि आप जो एक लास्ट मतलब जो कोर्ट ऑफ अपील है ना, एक तरह से उसको आप निकाल नहीं सकते ना, वो उसके बगैर नहीं चल सकता है। तो सर कोर्ट को इधर ही ले आएगा, इधर ही अपील कर ले। ये इसमें नहीं, वो यकीन आपको वो देना पड़ता है। हर तरह के, आपको पता है जितने भी इस तरह के ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, इंक्वायरी कमीशन बनते हैं, उन सब में एक फ़ाइनल मतलब वो अपील के लिए रखा जाता है, वो गुंजाइश उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं बहरहाल। लेकिन ये कि पार्लियामेंट चाहे तो इन सारे इश्यूज़ को बड़ा एफिशिएंटली, बड़ी तेज़ी के साथ एड्रेस करके प्राइवेटाइजेशन के अमल को बड़ी जल्दी कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन वही है कि विल है उनके पास, सोच है उनके पास, लेकिन किसी का कंसर्न नहीं है ना, किसी का जा कुछ नहीं रहा। हो क्या रहा है अल्टीमेटली, जो ऐसे ये रेलवेज़ है, स्टील मिल्स हैं, PIA, इनको जो हर साल जो पैसे दे रही है हुकूमत, वो किसकी जेबों से जा रहे हैं? वो शहरियों की जेबों में से जा रहे हैं, किसी पॉलिटिशियन की जेब में से तो नहीं जा रहे, किसी ब्यूरोक्रेसी की जेब में से नहीं जा रहे हैं। तो देखें डॉक्टर साहब, फिर बात वही आ जाती है ना, चले लेजिस्लेशन कर भी ले, इम्प्लीमेंट करने वाला फिर मसला आएगा कि इम्प्लीमेंट कौन करेगा। अब एक मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखें अभी हम बात करते हैं उसके कि ये जो हमने कि जी ये हाई कोर्ट्स में भी आपने बात की ना, केसेस कोर्ट्स में या हाई कोर्ट्स में जो केसेस 10-10 साल 15-15 साल फंसे होते हैं। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, एंड सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं दे आर बाइंडिंग अपॉन लोअर कोर्ट्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, ये पुराना है, 90s का एक डिसीजन है कि हाई कोर्ट जो है 6 महीने से ज़्यादा मुकदमा नहीं चला सकती, और अगर चलाएगी भी तो जज को लिखना पड़ेगा इन रीज़न कि क्या वजह है कि 6 महीने से ज़्यादा। आज तक कोई इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई? कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल सही। तो सर देखें, आप कोई भी रूल बना लें, पार्लियामेंट आ जाए, लॉ बना ले, लेकिन मसला ये है कि उसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो फिर असल चैलेंज है। रूल्स यहाँ पे बड़े हैं, आप किताबें उठा के, मैंने कहा ना जी पढ़े, इनके रूल्स रेगुलेशन पढ़े, आप कहेंगे वाह वाह ठीक है, बड़े आला दिमाग है ये तो, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? हाँ, आपकी बात सही है। देखिए ना, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दलदल है कि दलदल से बैठ के आप ऊपर बैठ के सोच तो लेंगे मैं ऐसे कर दूँ, मैं ऐसे कर दूँ, लेकिन जब तक आप हाथ पाँव नहीं मारेंगे आप दलदल से नहीं निकल सकते। प्रैक्टिकली जब तक आप कुछ नहीं करेंगे आप दलदल से नहीं निकलेंगे। हाँ। तो शायद साहब हमारा आज का जो टाइम है ख़त्म हो रहा है इस वीडियो का। आप कोई और बात कहना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो? नहीं जी, बस डॉक्टर साहब मैं प्राइम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, और वी हैड अ वेरी फ्रूटफुल टॉक। इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में भी रहेगी। और बस मैं ये कहूँगा कि आखिर में कि प्राइवेटाइजेशन इज बट ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द होल। जी बिल्कुल, वी हैव टू गेट द होल थिंग राइट, नॉट जस्ट प्राइवेटाइजेशन। सही है, हाँ। तब भी कहीं जाके आपकी चीज़ें जो है सही होंगी। थैंक यू। नहीं, आपसे फिर भी बात होगी, क्योंकि हमारी ये जो वीडियो सीरीज़ है प्राइम इंस्टीट्यूट की, मुकालमा सबके साथ, अभी तो हम निजकारी में देर हो रही है इस पर गुफ्तगू करें, लेकिन हम और जो मौजूआत हैं, जैसा आपने कहा कि इकोनॉमी का एक हिस्सा है ये प्राइवेटाइजेशन,
तो दूसरी चीज़ें जो हैं इकोनॉमी में और भी उन पे भी हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब टाइम देने का। हाँ जी, तो आज की हमारी जो वीडियो सीरीज़ जो हमारी है मुकालमा सबके साथ, हम इसे यहाँ पे ख़त्म करते हैं और फिर एक दूसरे मेहमान के साथ इसी वीडियो सीरीज़ को लेकर फिर दोबारा आपके सामने आएंगे। शुक्रिया।